12th खत्म हुआ तो मेरे जो मतलब जूनियर क्लासेस में मुझे एक टीचर पढ़ाते थे, उनसे कांटेक्ट किया तो मैंने उनको ऐसा कॉलेज सजेस्ट करने के लिए बोला कि जहाँ से मैं मतलब पढ़ भी सकूँ और कुछ थोड़ा बहुत कमा भी सकूँ, ताकि मैं मेरा खुद का जो एजुकेशनल एक्सपेंसेस है उनको अच्छे से सुधार सकूँ। तो फिर उन्होंने मुझे एक कॉलेज बताया जहाँ पे उस कॉलेज में अर्न एंड लर्न की स्कीम होती है। मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि मल्टीपल एग्जाम क्लियर किया आपने, आज हमारे IIFS के यूट्यूब चैनल पर जहाँ से पढ़े हो वहीं पर आप एज एन टीचर हो, तो व्हाट मोटिवेट्स यू बिकम अ टीचर? हेलो एवरीवन, वेलकम टू IIFS। कैसे हो आप लोग सभी? अब मुझे या कई सारी फैकल्टीज को आपने इस यूट्यूब चैनल पर देखा होगा लाइव लेते हुए, या क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हुए, या कोई टॉपिक लेकर आते हुए रिलेटेड टू योर अकेडमिक्स। ओके, आज हमने सोचा कुछ इंटरेस्टिंग आपके लिए लाया जाए। इस सेशन में जो हमारा ये सेशन होने वाला है, इसमें बढ़िया मज़ा आने वाला है आपको। इंटरेस्टिंग में हमने बड़े टाइम बाद हमारी टीम ने सबने मिलकर एक डिसाइड किया क्या लाया जाए, क्या लाया जाए। तो पता ही नहीं चल रहा था क्या लाए। फिर हमने डिसाइड किया कि पॉडकास्ट लाया जाए आपके लिए, जिसमें आप पॉडकास्ट लेकर आए। फिर डिसाइड हुआ कि टॉपिक क्या लाया जाए, तब पॉडकास्ट में किसको बुलाया जाए, एज एन गेस्ट किसको बुलाया जाए। हमने सोचा चलो साइंटिस्ट को बुलाया जाए या किसी असिस्टेंट प्रोफेसर को बुला लेते हैं। फिर सोचा कि किसी क्रिकेट प्लेयर को बुलाया जाए ताकि मोटिवेशन ज़्यादा मिल सके आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों का फेवरेटिज्म क्रिकेट ही होता है मैक्सिमम। फिर एक डिसाइड हुआ कि क्यों ना एक ऐसे एस्पिरेंट को बुलाया जाए आप ही में से, जिसको जिसने अपना सफ़र MSc एंट्रेंस, PhD एंट्रेंस एग्जाम भी क्वालिफाई किया हो, MSc एंट्रेंस एग्जाम भी क्वालिफाई किया हो, MSc भी किया हो और इस पूरी जर्नी को जिया हो। तो ऐसे एस्पिरेंट को हमने बुलाने का सोचा। ठीक है, तो फिर आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो है वैभव सर। चलिए बुलाते हैं उनको, वैभव सर को। तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर ऑन आवर पॉडकास्ट। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? तो पहली बात, आप हमारे सो कॉल्ड फर्स्ट पॉडकास्ट में आए हो और एक हमें वैसे आप जैसों की ज़रूरत थी कि तो फर्स्ट पॉडकास्ट हमारा जो होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग हो, तो इसलिए हमने आपको बुलाया। थैंक्स फॉर कमिंग अगेन। Okay, thank you so much, sir, for inviting me as a first guest for this podcast. ओके, तो वैभव सर मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और सब कुछ थोड़ा सा, ताकि हमारे जो ऑडियंस हैं उनको थोड़ी इंस्पिरेशन मिले कि ओके, तो जैसे कि मेरा बैकग्राउंड यही है सर कि मैं एक स्मॉल टाउन विलेज से हूँ, ओके जो कि डिस्ट्रिक्ट छत्रपति संभाजी नगर में आता है, महाराष्ट्र स्टेट के। और एक छोटा सा गांव है, बड़ा प्यारा ही है। बट लेकिन कोई दिक्कतें हैं, तो मैं आपको बताऊंगा ही जल्दी। जैसे मान लो वहाँ पे पानी की मतलब दिक्कत है, वहाँ खेती के अलावा कोई और चीज़ होती हुई देखने को नहीं मिलती। वो खेती भी जो कि बस बारिश के ऊपर रहती है, अदर अदर जितना बारिश हो जाए उसमें जो क्रॉप निकल जाए उसके ऊपर ही रहती है। उसके बाद कोई मतलब ऐसे सिंचाई की कोई व्यवस्था वहाँ पे नहीं है, तो यही दिक्कत है बस। बाकी की एजुकेशन। मतलब ये पूरी जर्नी आपको इंस्पिरेशन देती रही आगे तक हाँ सर, कि बस। कोई और रास्ता नहीं है, तो पढ़ाई एकमात्र रास्ता है शायद, हाँ, ये कुछ रहा वही। होगा। ओके, तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा एजुकेशनल जर्नी के बारे में बताइए। गाँव आपका काफ़ी बिगड़ा हुआ था, ठीक है, स्टिल फिर भी आपने इतना बड़ा MSc क्वालिफाई किया, फिर MSc एंट्रेंस क्वालिफाई किया, PhD एंट्रेंस क्वालिफाई किया और स्टिल मतलब आज आप हमारे पॉडकास्ट में हैं। तो एक जर्नी आप हमें बताइए। ओके सर, तो जो मैं स्टार्टिंग की जर्नी के बारे में अगर मैं बताऊँ, तो मेरे ओके गांव में जैसे प्रिलिमिनरी एजुकेशन है, बस पाँचवीं या सातवीं तक ही हम बोल सकते हैं। पहले पाँचवीं तक था, अब सातवीं तक हो गया है। ओके उसके बाद वाला अगला अगर आपको एजुकेशन लेना है तो आपको तहसील में जाना पड़ेगा, क्योंकि अगला वाला एजुकेशन वहाँ मिलता नहीं है। तहसील में जाओगे तो फिर भी आपको बड़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा, जैसे अच्छा, बस। गांव लेवल पर स्कूल्स रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा हायर लेवल के लिए, हायर लेवल के आपको तहसील जाना होता है। हाँ, अगर आपको मतलब 7th या 8th के बाद अगर पढ़ाई लेनी हो तो आपको तहसील जाना पड़ेगा। ओके, तहसील जाने के लिए भी आपको बस का से जाना पड़ेगा। बस का भी यही रेगुलेशन है सर कि मतलब जो बस का फ्रीक्वेंसी होता है वो बहुत कम देखने को मिलता है। तो इस वजह से आपको किसी बाइक वाले को हाथ करके या ऐसे मतलब कभी अच्छा, कभी। लिफ्ट लेके हाँ, आपने बहुत मेहनत करके तहसील जाकर और पढ़ाई वगैरह आगे हाँ। की पढ़ाई किया। तब इतना सब कुछ ऐसा लग रहा है, तो मुझे आप बताइए कि इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था आपको, बट एक एजुकेशनल जर्नी क्या रही आपकी? मतलब कहाँ से आपको पता चला कि ये सारी एग्ज़ाम्स होती हैं, PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, कि
मैं अपना बताऊँ आपको, मैं पढ़ता था तो मुझे पता चला, अब मुझे ये तो पता था कि मोबाइल फ़ोन्स होते थे, यूट्यूब के ज़रिए मुझे पता चला कि कई सारी चीज़ें हैं, एग्ज़ाम्स होती हैं, बट प्रॉपर क्लैरिटी नहीं मिल पाती थी, क्योंकि जो लोग देते थे एग्ज़ाम के बारे में इन्फॉर्मेशन, वो थोड़ी-सी दे दी या कभी नहीं दी, मतलब बहुत लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन थी, मैं आपको बताऊँ। बट ठीक है, आपको तो फिर मोबाइल की भी दिक्कतें आती थी और ये सब चीज़ें हैं, आप स्ट्रगल ज़्यादा करते थे। तो आपको इन सारी एग्ज़ाम्स के बारे में पता कैसे चला? तो थोड़ा-सा एक एजुकेशनल जर्नी क्या रही, वो थोड़ा-सा हमारे बताइए? ओके। तो मेरे जैसा ही 12th खत्म हो गया सर, ओके, तो मुझे मतलब नीट या जेईई का जो उस टाइम चलता रहता था कि जैसे बड़े-बड़े क्लासेस लगाने पड़ते या फिर तो उस फ़ोबिया की वज़ह से मैंने वो दोनों भी एग्ज़ाम को दे नहीं पाया। मुझे ऐसे अच्छा, डर नीट लगता क्या? था। हाँ, और फीस वगैरह भी बहुत ज़्यादा होती है नीट हाँ, क्लासेस की, क्योंकि ओके। क्या करें, तो इतने पैसे ही नहीं थे तो फिर कैसे कर सकते थे। फिर मैंने जब 12th खत्म हुआ तो मेरे एक जो मतलब जूनियर क्लासेस में मुझे एक टीचर पढ़ाते थे, उनसे ओके, कॉन्टैक्ट किया। तो मैंने उनको ऐसा कॉलेज सजेस्ट करने के लिए बोला कि जहाँ से मैं मतलब पढ़ भी सकूँ और कुछ थोड़ा बहुत कमा भी सकूँ, ताकि मैं मेरा खुद का जो एजुकेशनल एक्सपेंसेस है, उनको अच्छे से सुधार सकूँ। तो फिर ओके। उन्होंने मुझे एक कॉलेज बताया, जहाँ पे उस कॉलेज में अर्न एंड लर्न की स्कीम होती है। अच्छा, मतलब अर्न एंड लर्न की भी स्कीम चलती है कॉलेज हाँ, में? ओह! ओके। तो मेरा जो कॉलेज था वो एसपीपी यूनिवर्सिटी के मतलब तो ये अवर ड्यूरिंग आप एमएससी बीएससी की बात बता रहे हैं। हाँ, बीएससी के दौरान आप दोनों काम करते थे, हाँ। कॉलेज के अंदर ही? यहाँ कॉलेज के अंदर ही। हाँ, मतलब अच्छा। हमारा जो कॉलेज था ना सर, वहाँ पे क्या होता था कि मतलब आपका 9 से 4 पीएम का कॉलेज हो जाता था। फिर उसके बाद आपको 1-2 घंटे क्या करना पड़ता था, कॉलेज में काम करना पड़ता था। चाहे वो जैसे मान लो आपको कोई डिपार्टमेंट का काम दिया हो या कोई पीसी का काम हुआ, लाइब्रेरी की बुक को अच्छे से रखना हो गया हो। ऐसे अच्छे-अच्छे ओह! काम जहाँ से आपको स्किल भी एनहांस हो सके, ऐसे काम वो देते थे। और ओके। उसके बदले वो आपको मतलब 45 या 50 रुपए पर हावर्स के अकॉर्डिंग पे पैसे दे देते थे। अच्छा, अच्छा, पर आवर के बेसिस आर्ली बेसिस हाँ। ओके, और तो इसका और एक बेनिफिट ये था कि आपको हॉस्टल की फीस और मेस की फीस में भी बहुत बेनिफिशियल हो जाता था, ओके। क्योंकि हॉस्टल की फीस जो नॉर्मली रहती है बच्चों के लिए, तो उससे मतलब उससे भी नॉर्मल अमाउंट मेरा 3000 रुपये ऐसा कुछ तो फीस था बस हॉस्टल का पूरे साल का। अच्छा, और पूरे मेस ईयर का 3000 था? हाँ, और ओह! मेस की जो फीस है लगभग 10,000 थी पूरे साल की। अगर हम नॉर्मली बात करें तो आज के बेस पे 3-4 हजार रुपए तो हर पर मंथ तो लग ही जाते हैं। तो कॉलेज ने ये बेनिफिशियल दी। फिर मेरा बीएससी कंप्लीट होते आया थर्ड ईयर में। तो मुझे मेरे जो सीनियर थे, अब बीएससी तो खत्म होने वाला था, तो मुझे ऐसा लगा कि यार क्यों ना एमएससी को कुछ ऐसा कॉलेज ढूंढूं जैसे हमारा मेरा कॉलेज है अच्छा, जहाँ। कोई एक बेटर इंस्टीट्यूट की तलाश में आप रहे हो, हाँ, ताकि कि इससे बेस्ट कोई मिल सके जाके जहाँ पर आपको थोड़ा एक्सप्लोरेशन करने का मौका मिले, पढ़ने का मौका मिले। हाँ। तो तो फिर सीनियर का क्या फिर सीनियर हाँ, तो ने फिर मेरे जो एमएससी के जो कुछ सीनियर थे उन्होंने ओके, उनको मैंने बोला कि यार सर ऐसा ऐसा है मुझे करना है, तो आप मुझे कोई ऐसा ऑप्शन बताओ जहाँ से मैं कुछ कर सकूँ। तो मान लो दिवाली का ही पीरियड चल रहा था उस टाइम, ओके। दिवाली की छुट्टियां लगने वाली थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि दो एग्जाम्स होती है एमएससी एंट्रेंस की, एक तो है आईआईटी जाम और सेकंड होती है गैट भी होती है। ओके। तो आईआईटी जाम के बारे में मैंने जब पढ़ा तो उसके फॉर्म को खत्म हो गए थे मतलब। ईयर कौन-सा ईयर याद है मतलब? हाँ, 2020-21 की बात है सर ये। ओके, ओके, ओके। तो जाम के एग्जाम फॉर्म तो खत्म हो गए थे, फिर बचे थे गैट बी के। तो फिर मेरे उन सीनियर से मैंने थोड़ी बातचीत अच्छा, करके ओके, सिलेबस और उधर चीजें जाननी। ओके। हाँ, तब सुएट पीजी तो नहीं होता था, 2 ही एग्ज़ाम होते थे, इसलिए सुसेट ज़रूर होता था शायद आपके वहाँ। तो आईआईटी जेईई और गेट भी, तो आईआईटी जेईई के फॉर्म निकल चुके थे, क्योंकि हाँ, वो 6 मंथ पहले ही आ जाते हैं, सितंबर के मंथ में और फ़ेब में एग्ज़ाम होती है, सही बात है। तो फिर गेट बी के एग्ज़ाम, क्योंकि गेट बी की अप्रैल में एग्ज़ाम होती है, तो तब फॉर्म भी लेट आते हैं सर। हाँ। तो उन्होंने आपको मतलब सीनियर के थ्रू सीनियर ने कन्वे किया आपको कि एडिशनल ये एग्ज़ाम्स होती हैं। अच्छा, फिर मुझे बताइए कि मतलब प्रिपरेशन आपने कैसे कर ली? फिर ठीक है, कोई बताने वाला ठीक है, मुझे पता चला तो मैंने यूट्यूब से सीख लिया। यूट्यूब से देखा मैंने कि ये एग्ज़ाम होती है, बट मुझे कोई कोचिंग नहीं मिली, मुझे मतलब सोर्सेज़ नहीं मिला। अच्छा। आजकल तो कोचिंग इंस्टीट्यूट पे क्या है, कई सारे आपको यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलता है। जब मैं एग्ज़ाम देता था मैं देखता था यूट्यूब पे कुछ कंटेंट नहीं, पहले सिर्फ़ कंटेंट आता था यूट्यूब पे एंटरटेनमेंट रिलेटेड, ठीक है? एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट तो ये कोरोना के बाद से ज़्यादा बढ़ गया है ना? तो पहले बिल्कुल समझ में नहीं आता था कहाँ से पढ़ना है, तो आपने कैसे क्या करा था? मतलब बहुत कम कंटेंट था फिर भी, बट आपने जब दिए तो तब तो डेफ़िनिटली कंटेंट होगा भी। तो उस टाइम ये हुआ सर कि जैसे मैं एक्सप्लोर करने लगा, तो हमारे एक फैकल्टी थी जो आईएफएस से पढ़ी हुई थी।
अच्छा। ओके, उनका सीएसआईआर नीट क्लियर हो गया था, अच्छा, उन्होंने तो आईएफएस से सीएसआई नेट वगैरह क्लियर हाँ, किया तो मैं हुआ। ओके। उनके पास गया कि बोला सर कि ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम के बारे में मुझे पढ़ना है, तो आपके पास कुछ सोर्सेस होंगे तो आप बता दो या दे दो। तो उनके पास थोड़े बहुत स्टडी मटेरियल या नोट्स पड़े हुए थे, तो ओके। मैंने वो ले लिए। बट लेकिन दिक्कत ये थी कि एमएससी एंट्रेंस और सीएसआईआर में जो नॉलेज एमएससी और का गैप पीएचडी एंट्रेंस का। हाँ, तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। ओके। तो फिर मैं मतलब लाइब्रेरी में जैसे बैठता था, तो पीसी के ऊपर एक्सप्लोर करने लगा, तो मुझे एक दिन पता चला कि डीजे सर की सेल बायोलॉजी की सीरीज लॉन्च हुई थी। उस टाइम फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि आईएफएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब के ऊपर आ गया था, और उसके बाद भी डीजे सर पढ़ा रहे थे, वो भी सेल बायोलॉजी की सीरीज शुरू की थी। हाँ, सबसे पहले सर ने सेल बायोलॉजी से स्टार्ट की थी। हाँ, तो उन्होंने लगभग 38 लेक्चर लिए थे उसके ऊपर, तो उन्होंने इन डिटेल पूरा सेल बायोलॉजी के बारे में बिल्कुल, पढ़ा। हाँ। तो फिर मैं उसी चैनल से पढ़ते-पढ़ते मतलब प्रैक्टिस भी करने लगा, और अच्छे से एग्जाम भी क्लियर हो गया फिर। वो बेसिकली उसी चैनल नहीं, वो इसी चैनल पर आप पढ़े हो और इसी चैनल पर आज आप आ गए हो। हाँ, वही ये सर। एक अच्छे मोमेंट है, अच्छी बात है। सर, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि मल्टीपल एग्ज़ाम्स क्लियर किया आपने, आज हमारे आईएफएस के यूट्यूब चैनल पर हो, जहाँ से पढ़े हो, वहीं पर आप एज़ एन टीचर हो, तो व्हाट मोटिवेट्स यू बिकम अ टीचर? मतलब किस चीज़ से मोटिवेशन मिला कि आपको टीचर ही बनना है? तो अगर मैं बात करूँ एज एन अ टीचर चॉइस फॉर प्रोफेशन, तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ सर कि टीचिंग इज नॉट एन अ प्रोफेशन, इट्स अ हुँ। पैशन। ये तो बहुत अच्छी मतलब बात की है कि टीचिंग इज़ नॉट अ प्रोफेशन, अ पैशन। और हाँ, वाक़ई में, तो पैशन इसलिए कहते हैं हम कि इसमें हम खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं, खुद हम डेफ़िनिटली। एकेडमिक लर्निंग करते हैं, और हम ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं जिनको इसके बारे में कुछ पता नहीं होता, और जब बच्चे सक्सेस हो जाते हैं तो हमें उनसे भी ज़्यादा दुगनी खुशी मिल जाती है। तो हाँ, वो तो ऐसा है। शायद एक ही प्रोफ़ेशन होगा कि जिसमें आप किसी को बड़ा कर रहे हो और आपको खुशी मिल रही है। तो इस वजह से मेरा टीचिंग में पहले से ही इंटरेस्ट था, और जब मैं मतलब टीचर लोग मुझे पढ़ाते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद अगर इस चीज़ को ऐसे पढ़ाते तो अच्छा हो जाता और बेहतर तरीके से हमको समझ में आ जाता। सही है। और जब मैं मेरे दोस्तों को बाद में कुछ कंसेप्ट वगैरह जो क्लियर किया जाता था, तो वो टाइम वो लोग बंदे बोलते थे मुझे सभी, यार मतलब तू अगर कोई बनना चाहता है तो टीचर बन जा, क्योंकि तू बहुत अच्छे से पढ़ाता है। तो काफ़ी अच्छी बात। तो तो इस वहाँ से मोटिवेशन मिला कि क्यों ना टीचर ही के प्रोफ़ेशन चुना जाए, ठीक है? और पैशन के साथ पढ़ाया जाए। हाँ, वही सर, क्योंकि चलो। मुझे ऐसा लगता है कि जो काम आप कर रहे हो, अगर आप में आपको उसमें खुशी मिल रही है, तो आप ज़्यादा अच्छे ढंग से उसको कर पाते हो। हाँ, डेफ़िनिटली, क्योंकि सभी कोई ना कोई, मैंने भी अपना प्रोफ़ेशन एज़ एन टीचर चुना था, तो मेरे साथ भी वही था कि मैं जब पढ़ता था ड्यूरिंग माय 11th-12th और ग्रेजुएशन के दौरान, तो कोई भी मुझसे पूछता था तो मैं, कि किसी ने क्लासेस बंक कर दी या फिर किसी को बहुत ज़्यादा इन डिटेल डाउट हो, तो फिर मुझसे पूछता था, मैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करता था, फिर वो लोग ही मुझे बोलते थे कि यार बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो सही बात है, ये एक्सप्लेनेशन से वाक़ई में बाकी के लोग जब बोलने लगते हैं, तो कहीं न कहीं आप उस तरफ शिफ्ट भी होने लगते वही जब बाकी के लोग आपको अच्छे मोटिवेट करने लगते हैं, तो आपको भी लगता है कि नहीं यार, मैं कुछ सही कर रहा हूँ, अच्छे से कर पा रहा हूँ। हैं। ओके, ओके। चलो, ये तो अच्छी बात है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, लेट्स टॉक अबाउट द एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम, राइट? क्योंकि आप, हम दोनों, मैं भी एज़ एन फैकल्टी हूँ, आप भी हो और आप बन गए हो अभी और इसी चैनल से पढ़े हो। क्यों ना हम एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करें, ताकि जो हमारे एस्पिरेंट हैं, उनको भी थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग कुछ मिल सके उसमें से। ओके, तो अगर हम एमएससी एंट्रेंस की बात करें, तो सबसे पहले मैं जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स या व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप एमएससी को करें ही करें, क्योंकि एमएससी आपको एक्सप्लोरेशन देगा, नॉलेज देगा, और साथ में साथ अगर आप एमएससी एंट्रेंस की प्रैक्टिस करोगे या एमएससी एंट्रेंस को अगर टैकल करोगे ओके। या स्ट्रैटेजाइज करोगे, तो डिफरेंट एमएससी एंट्रेंस आपको आजकल देखने को मिलेगी। तो पहला होता है आईआईटी जाम का एग्जाम, जो कि फरवरी में हमको देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको गैटबी का एग्जाम भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एम्स पीजी का एग्जाम है। उसके बाद सीयूटी का एग्जाम है। अगर कोई बच्चा एग्रीकल्चर सेक्टर से पढ़ाई कर रहा है या बीएससी एग्री में है, उसके लिए एएसआरबी ने एसआरबी। हाँ। एएसआरबी ने भी हमें आजकल पीजी निकालते हुए देखने को मिल जाता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट 5 एग्जाम है जो कि आपको क्या करते हैं, किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट में जाके एमएससी करने का चांस देते हैं। जैसे मान लो हम गैटबी के बारे में या आईआईटी जाम के बारे में बोले, तो जब 12th तक बच्चे होते हैं तो उन सबको यही लगता है सर कि हम अच्छे से पढ़ के किसी आईआईटी में जाके बीटेक करें या एमटेक करें, तो जिंदगी आपको दोबारा यही चांस दे रही है, वो भी अच्छा। नेचुरल साइंस नहीं, चूज मैंने करने के बाद। बेसिकली आपसे पूछा इसलिए भी है ये क्वेश्चन, क्योंकि हमने आज एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में भी एक क्वेश्चन इसलिए मैंने आपसे पूछा, क्योंकि कई सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं
और मैंने अपने देखा है और मेरे कई सारे दोस्तों को भी मैंने देखा है। कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि जैसे कि बैचलर डिग्री की, क्योंकि नो डाउट कॉलेज की लाइफ सबको जीनी होती है, तो इसलिए वो कॉलेज लाइफ में आ तो जाते हैं और वो आते हैं सिर्फ अपना बैचलर डिग्री के 3 साल निकालने के लिए। और वो 3 साल करते भी हैं, ठीक है, 3 साल जैसे जैसे निकलती है निकल जाए। फिर कॉलेज लाइफ भी उन्होंने जी ली, फिर उनको समझ में आती है कि यार मेरी तो कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो अचानक से उनको 3 साल तक कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी याद नहीं आती, फिर अचानक से रेस्पॉन्सिबिलिटी याद आती है कि टुवर्ड्स आवर पेरेंट हमारी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, वेल एंड गुड। बट कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो पैसों के चक्कर में, मतलब कहीं पे जॉब दिख रही हो या कहीं पे जॉब दिख रही हो या फिर कहीं पे चले गए, मतलब मान लीजिए आप किसी शॉप में काम करने लग गए या किसी मॉल में होते हैं ना आजकल शॉप्स होने लगी बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर काम करना स्टार्ट कर दिया, तो वो 10 to 15,000 दे रहा है या 15 to 20,000 मैक्स मैक्स टू मैक्स इतना। तो लोग उस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते जा रहे हैं कि यार मुझे बैचलर डिग्री से पैसा इकट्ठा करना पर मौका मिल रहा है, मैं आज से पैसा इकट्ठा करना स्टार्ट करता हूँ। और वो अपने हायर स्टडी की तरफ नहीं जा रहे। और उनको ऐसा लगता है कि हायर स्टडी 2 साल और एमएससी करूंगा, इससे बेहतर है कि 2 साल और जॉब करके मैं पैसा कमा लूँ, राइट। तो कुछ उनका कैलकुलेशन जो है वो नो डाउट मुझे भी आपको सबको पता है कि वो कैलकुलेशन थोड़ा सा रॉन्ग है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि आपने एमएससी आपके कितने सारे साथी होंगे ऑब्वियसली जो ये करते होंगे, बोलते होंगे कि नहीं तू गलत चला गया, तू तो एमएससी कर रहा है, अभी 2 साल तक कुछ पैसे नहीं और मैंने देख कितने पैसे कमा लिए, या फिर मैं कंटिन्यूअसली जॉब कर रहा हूँ। थोड़ा सा उनको मोटिवेट कीजिए कि जॉब उस लेवल से करने की जगह आप हायर स्टडी को प्रेफर करें। तो जब हम बेसिकली देखते हैं सर, हम बीएससी लास्ट ईयर में होते हैं या बीएससी जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाता ओके। है, तो मनी का अट्रैक्शन बच्चों में बढ़ते ही देखने को मिल जाता है कि उनको जॉब करने को या पैसे कमाने में बहुत अच्छी चीज लगती है, हाँ। चाहे वो घर वालों की नीड हो या उनकी खुद पर्सपेक्टिव नीड हो। बट लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर आप किसी एमएससी के प्रीमियर इंस्टीट्यूट में जाते हो, जैसे मान लो गैट भी क्लियर कर दिया तो आपको अच्छे इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, अगर आपने आईआईटी क्लियर किया तो आपको आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा, इंटीग्रेटेड पीएचडी को एडमिशन मिल जाएगा। तो प्रीमियर इंस्टीट्यूट का यही फायदा है कि एक तो प्रीमियर इंस्टीट्यूट का नाम आता है, उसका जो ओके। रिसर्च चलता है उसमें जो नॉलेज बढ़ती है तो वो भी ज्यादा एक्सप्लोर हो जाता है। हाँ, बेसिकली मेरा भी यही मानना है कि कोई एक बेहतर इंस्टीट्यूट में, अब आप जैसे कि मैं अपने बैचलर डिग्री के दौरान था, तो कई सारे थे दोस्त मेरे जो बोलते थे कि ठीक है हमारा तो हो गया, बस अब पढ़ेंगे हम तो मेरा ये मानना था और मैं उनको कहता भी था। और मैंने जैसे मेरे अपने अंदर ऐसी इच्छा थी मेरी कि क्यों ना मैं बीएससी में पैसे कमाने की जगह मैं एमएससी में एक अच्छा इंस्टीट्यूट जाऊँ, उससे मुझे फायदा भी मैं उनको गिनाता भी था। जैसे आपको भी हुआ होगा, आपने भी बोला होगा, जैसे किसी बेहतर इंस्टीट्यूट में जाने से आपको बेस्ट एक्सप्लोरेशन मिलता है, मतलब एक्सप्लोर करने का मिलता है, नए-नए लोगों से मिलते हो आप, ठीक है? ये तो अदर देन नॉन एकेडमिक हुआ, राइट? आप लोगों से मिल रहे हो। अब एकेडमिक चीज़ें की बात करें तो बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है ऑब्वियसली, ठीक है? और लाइफ को किस तरीके से चलाया जाता है, किस तरह से चलती है लाइफ, प्रॉपर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं अनडाउटली। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे भी सीखने को, ठीक है? इसके साथ-साथ एक बेटर प्लेटफ़ॉर्म मिलता है। हाँ वो ठीक है, तो है जिससे सर। आप उस प्लेटफ़ॉर्म, आप एमएससी अच्छे इंस्टीट्यूट से आपने की है, तो एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पर आप हो। और अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पर हो तो मान लीजिए कोई कंपनी आपको पिक करने आ रही है, मतलब कोई कंपनी आपको किसी कॉलेज से लेगी, तो वो एक अच्छे कॉलेज से लेगी तो उसका पैकेज हाई भी होगा। अब किसी नॉर्मल कॉलेज से आप जा रहे हो जिसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगा कि कॉलेजेस बुरे होते हैं, बट मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि वहाँ पर लेवल ऑफ टीचिंग थोड़ा-सा कम होता है। तो वहाँ पर कंपनी का लेवल भी बहुत कम होगा, वहाँ पर जॉब की स्टार्टिंग होगी 15,000, हाँ 10,000, वही। 15,000, 20,000। और किसी एक बेटर इंस्टीट्यूट पे जाओगे तो जैसे कि आप आईआईटीज़ पे गए, तो मैं कहता हूँ कि मतलब मिनिमम मिनिमम 50 के तो देंगे आपको हाँ पर वही मंथ। तो, तो पर मंथ। किसी की स्टार्टिंग अपनी 15,000 से हो रही है और किसी की 50 के से हो रही है। मान लीजिए उसको 2 साल लगा एक्स्ट्रा, ठीक है? बट उसको 50 के मिले ना, कि जितनी अर्निंग होगी 2 साल में, वो क्या 50 अगले 2 साल में उसका इंक्रीमेंट भी माने आप, या फिर उसको थोड़ा-सा अच्छे बहुत पूरी मेहनत से काम किया तो वो 25 तक पहुँचेगा। उसकी स्टार्टिंग सैलरी 50 के होगी। वही तो। और फिर वो जब वो 50 के से काम करना स्टार्ट करेगा तो वो बहुत ऊपर तक जाएगा। मतलब मेरा ऐसा एक, मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगा कि आपकी होगी, या ये मेरी ऐसी पर्सनल सोच थी कि मैं तो ऐसे ही मानता ताकि मेरे ऊपर जुनून सवार था कि मैं एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म में जाऊँ, एक अच्छे इंस्टीट्यूट में मैं जाऊँ, एक मुझे मतलब अपॉर्च्युनिटीज़ बेटर मिले मुझे, ताकि मैं एक्सप्लोर कर पाऊँ। मुझे नहीं था कि मैं बैचलर डिग्री में पैसे कमाऊँ, मुझे नहीं कमाने हैं, मुझे अपना हायर स्टडी को प्रेफ़र करना है। और आज भी मैं इस प्रोफ़ेशन में इस वज़ह से हूँ क्योंकि मुझे ये बेहतर लगता है और मुझे लगा था कि अब मैं इसमें जा सकता हूँ, वही तो है। है ना?
तो दिक्कत यही होती है सर, क्योंकि बैचलर डिग्री में बच्चे जैसे भी मतलब बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं, और हायर स्टडीज करने आप अगर जाओगे तो आपका नॉलेज ज्यादा एक्सप्लोर होगा, बहुत और हाई लेवल या डीप लेवल पे हमारा नॉलेज क्या होता है, ओके, एक्सप्लोर हो जाता है। और मैंने ये भी देखा है सर कि कुछ लोगों के तो सच में नीड होती है, इकोनॉमिकली वीक होते हैं वो, तो उनको सच में नीड होती है कि पैसों की जरूरत है, घर पे भी पैसे देने होते हैं, तो इकोनॉमिकली नीड होती है, मैं मानता हूँ उस बात को। बट आजकल क्या होने लगा है ना, किसी के खुद को, कुछ लोगों को पर्सनल नीड होती है, हाँ वही तो और आज। वो पर्सनल पैसों की नीड की वजह से वो हायर स्टडी पे नहीं जाते हैं। और मैंने कई ऐसे एस्पिरेंट को देखा है सर कि जो पढ़ने में वाकई बहुत अच्छे थे, बस वो पैसों की तरफ अट्रैक्ट होकर चले, और उनके घर वालों ने मना नहीं किया कि आप पढ़ना बंद करो, नहीं किया उन्होंने। वो अपनी मर्जी से सिलेक्ट करते हैं, उनको चलो आगे नहीं पढ़ना मुझे हो, ठीक है, तो थोड़ा सा और मेहनत, हल्की सी मेहनत, ज्यादा मेहनत तो नहीं लगती, मेरा ये हाँ मानना है। वही तो। क्योंकि एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में बैचलर डिग्री में जो पढ़ा होता है, यदि आपने वो अच्छे से पढ़ रखा है तो उतनी दिक्कत नहीं लगेगी, यदि आपने वो अच्छे से नहीं पढ़ रखा तो थोड़ी सी मेहनत करनी है, और आप अच्छा सा एग्जाम क्वालिफाई करोगे, और अच्छे से इंस्टीट्यूट, आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईएससी, ठीक है, और डीयू, बीएचयू, जेएनयू जैसे जैसे टॉप नॉच इंस्टीट्यूट कई सारे हैं, उसमें आप जा सकते तो सर जैसे आपने कहा कि अपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, हैं। तो यही होता है सर, क्योंकि मैंने भी कोई मतलब कोचिंग तो उस टाइम थी नहीं, या कोई रिकॉर्डेड या कोई सेशन भी नहीं ले रहा था। अगर उस हम्म। टाइम होता तो फिर मेरा रैंक और बेहतर हो जाता। बट अभी आपकी लेकिन रैंक कितनी है गेट की? मेरी रैंक थी 78 थी। 78, ऑल इंडिया रैंक 78? हाँ वो भी वेल, बस यूट्यूब से पढ़ के, या वो भी लेट स्टार्टिंग करके। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, अगर कोई बच्चा 7 या 8 महीने अच्छे से प्रिपेयर करेगा, ओके। या 1 साल या पहले से ही अच्छे से प्रिपरेशन के लिए लग जाएगा, तो आजकल तो क्या हुआ है ना, थोड़ा कंपटीशन बढ़ने लगा है। और क्या होने लगा है ना, मतलब आजकल कंपटीशन के साथ साथ, जैसे कि अब मैं खुद ही फैकल्टी हूँ, तो मैं आपको बताऊँ, कंपटीशन के साथ साथ अब जो कोर्सेज आने लगे हैं, मतलब कोर्सेज जो आने लगे हैं वो इतने हो गए, डेडिकेटेड कोर्सेज आते हैं, हाँ वो तो है। मतलब स्पेसिफिकली टू दैट एग्जाम। तो मेहनत वो नहीं कर रहे बच्चे आजकल, आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्यादा मेहनत कर मेहनत रहे हैं कर। उन बच्चों के लिए, बस उनको बैठकर और सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना। उनके लिए हर चीज कोचिंग इंस्टीट्यूट अवेलेबल करवा देता है, हर चीज, हर वो चीज जिसकी उनको रिक्वायरमेंट, बस उनको बैठ के पढ़ना है, और इसमें भी कुछ लोगों को उतनी मेहनत नहीं हो पा रही। मैं कहता हूँ सर कि जिसने 1 साल दिया है, वो रोज के 2 घंटे भी देगा ना, एमएससी एग्जाम सारी क्वालिफाई करेगा, आईआईटी सारी जैम, क्वालिटी गेट बी, स्वेट, पीजी, टीफर, ये सारी क्वालिफाई करेगा, डेली बेसिस पर 2 घंटे भी देगा। यही है सर, क्योंकि मतलब इतना सा, एग्जाम। क्योंकि कई होता है ना कि यहाँ पर देने के लिए बच्चे बहुत है सर, हाँ ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अपना कॉलेज लाइफ जीनी है, उनको एग्जाम से फर्क नहीं पड़ता। बट मेरा ये मानना है कि ठीक है, आपने 2 साल कॉलेज लाइफ जी, या फिर जितनी जल्दी आप प्रिपरेशन, आप कोई सेकंड ईयर से प्रिपरेशन करने लग गए ना सर, उसको डेली 1 घंटे भी देगा ना, तो भी क्लियर हो जाएगा सर एग्जाम। और एक अच्छी रैंक के साथ एग्जाम क्लियर तो 6 महीने में भी कर लोगे आप, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट इतने बेहतर हो गए हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इतना सब कुछ डेवलप कर लिया है, कोर्स इतने बेहतर कर लिए हैं, पूरा प्रॉपर एग्जाम का एनालिसिस करते हैं, आने वाले क्या क्वेश्चन थे, पीछे कौन से क्वेश्चन पूछे गए, वो प्रॉपर एनालिसिस करके एक बेहतर कोर्स बना रहे हैं। तो उसको तो 6 महीने भी आपने पढ़ लिया तब भी आपका क्वालिफाई, वो डिपेंड नहीं। दिक्कत मतलब अच्छी रैंक भी लेकर आनी है तो आपको थोड़ी सी मेहनत लगती है, तो उसमें भी कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं, मतलब मैं बच्चों की बुराई नहीं कर रहा, मतलब कुछ बच्चों की बोल रहा हूँ, थोड़ी सी मेहनत, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, मैं मतलब सर जैसे कि मेरा तो खून ही खोल जाता है, मैं आपको बताऊँ कि थोड़ी सी मेहनत करने से यदि मुझे बाद में स्ट्रगल कम करने को मिल रहा है, तो मैं आज मेहनत करूँ, मतलब बाद के स्ट्रगल दूर होंगे ना, अब बाद में पूरी जिंदगी भर में स्ट्रगल करने से अच्छा है कि मैं आज थोड़ी सी मेहनत करूँ, एक अच्छे मुकाम पर पहुंचूं, ठीक है। मेरा ये बचपन से ऐसे ही था अब कि यही था सर। हाँ, तभी आप यहाँ पर हो बेसिकली, अच्छी जगह पे। इनिशियल फेज में जब हम स्ट्रगल करते हैं ना सर, तो इनिशियल फेज में बाकी लोग मजा कर रहे होते, तब हम स्ट्रगल कर रहे होते। तो हाँ, कभी कभी ऐसे खुद को लगता है कि यार देखो मेरे साथी है, मेरे दोस्त है, तो ऐसे मजा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर हाँ, रहे हैं। पार्टीज वगैरह हाँ ये तो होती फिर बहुत मैं ज्यादा होने मतलब, लगी हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। जैसे आपने जॉब की भी बात की, तो जब मेरा टीवाई मतलब बीएससी खत्म हो गया, तो मेरे सभी जो दोस्त लोग थे, जिनको मैं मतलब बहुत अच्छी दोस्ती थी उनके साथ, तो वो सब अच्छी एक कंपनी में चले गए। मतलब सभी लोग, एक कंपनी ने उनको सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद क्या हुआ कि उन सब का मेरे ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा कि नहीं यार तू मतलब ये कर वो कर। बट हम्म, लेकिन मेरा एग्जाम क्लियर हो गया था, तो मेरा गोल यही था कि नहीं, मुझे टीचर ही बनना है, और मैं अच्छे से पढ़ूंगा, अच्छे से करूंगा, तो फिर मैं अच्छे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खुद को एक्सप्लोर कर पाऊंगा। तो इसी वजह से मैंने मेरा मोटिवेशन कभी कम नहीं होने दिया, या मेरा फोकस कभी मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया। मुझे यही लगता है कि अगर आप किसी चीज को मतलब टारगेट कर रहे हो, तो उसके ऊपर फोकस जो है वो आप क्या करो, कांस्टेंट बनाए रखो, और ओके। डेली बेसिस पे कॉन्स्टेंटली पढ़ते रहिएगा।
क्योंकि कभी कभी क्या होता है सर कि एक दिन में आपने 8 घंटे पढ़ लिए और पीछे अगले 7 दिन अगर आप पढ़े ही नहीं, तो फिर आपका जो 8 दिन पहले पढ़ा हुआ है वो हाँ, सब भूल जाते हो। वो तो थोड़ी सी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हाँ, तो डेली बेसिस पे अगर आप पढ़ते जाते हो तो फिर क्या होगा कि आपका नॉलेज भी एक्सप्लोर होता रहेगा, आप उसके कांटेक्ट के साथ रहोगे। और जब हम लाइफ साइंस की बात करते हैं सर, तो लाइफ साइंस में आपको रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बिल्कुल। सर मैं आपसे भी एक बात और पूछना चाहूँगा, आपने पूरी लाइफ जी है, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की भी और पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की भी, पूरी जर्नी आपने जी है बेसिकली। आपने एमएससी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया, देन आपने एमएससी की 2 साल, फिर आपने पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम भी क्वालिफाई किया। ठीक है, तो ये पूरी एक बड़ी सी जर्नी है आपकी। बच्चों का और जो एस्पिरेंट हमारे होते हैं ना, मैक्सिमम लोगों का, और मैं भी था या कोई आप भी होंगे, सभी का एक डाउट ये होता है कि हाउ वी गोना चूज यूट्यूब चैनल, मतलब कैसे हम सिलेक्ट करें किसी यूट्यूब चैनल को, ठीक है, ओवर अदर प्लेटफॉर्म या ओवर अदर चैनल्स, जिससे हमें ज़्यादा फायदा हो, या हमें किसी एक यूट्यूब पे बने रहना चाहिए। कि अब आजकल का टाइम कैसा आ गया ना कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म, वही तो। कई ज़्यादा प्लेटफॉर्म है ना? अब कई ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म में आज यहाँ से नॉलेज मिल रहा है, यहाँ से थोड़ी देर पढ़ लिए, अगले दिन वहाँ से पढ़ लिए, या फिर शाम को यहाँ पर पढ़ लिए, ऐसा घूमते रहते पूरे यूट्यूब पे हाँ वही बच्चे। तो। तो हमें कैसे करना चाहिए? किसी एक चैनल के साथ स्टिक विद द वन चैनल, और अलग-अलग बेसिस पे हमें पढ़ना नहीं सर, इस केस में ना अगर मैं कहूँ तो आप एक ही मेंटर रखिए। जैसे मतलब अगर मैं आपको कुछ बताना चाहूँ या स्टोरी देना रिलेट करना चाहूँ, तो अर्जुन का एग्जांपल ले सकते हैं हम, है। क्योंकि हाँ, हाँ। उसने एक ही मेंटर रखा कृष्ण का। उससे भी अच्छा, वो हर वाले तरह अर्जुन का की बात कर हाँ, रहे हो? ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो अर्जुन ने एक ही मेंटर रखा ओके। कृष्ण को। उसने हर तरह के सलाह दी उसको, और वही क्या हुआ फिर फाइनल जब हम युद्ध का अंतिम मकाम पर पहुंचे तो क्या हुआ था, अर्जुन जीत गया था। जब आप सलाह किसी एक से लोगे या किसी एक मेंटर को रखोगे तो वो आपको अच्छे से एनालाइज कर पाएगा आपके अच्छा, अंदर वहाँ जो पे कृष्ण जी पोटेंशियल थे है। सिंगल मेंटर अर्जुन हाँ, के। ओके, ऐसा तो बोलना चाह आपको रहे हैं। पोटेंशियल हाँ, बढ़ता जाएगा। ओके। क्योंकि क्या होता है सर कि जैसे मान लो किसी बच्चे का बायोकेमिस्ट्री अच्छा होता है तो ओके। किसी का वीक होता है, किसी का मॉल बायो अच्छा होता है, किसी का वीक होता है। कोई डायरेक्ट क्वेश्चन को अच्छे से हैंडलिंग कर पाता है, तो कोई बच्चा होगा जिसको डायरेक्ट क्वेश्चन को हैंडलिंग नहीं करनी पाएगी। किसी का एक्सपेरिमेंटल बेसिस अगर कोई क्वेश्चन बन जाए तो टेक्निकली उसको हैंडल कर जाता है। ओके। तो जब आप एक मेंटर रखोगे तो उससे क्या होगा ना कि आप अच्छे से उसको करते जाओगे और मेंटर आपका पोटेंशियल निकलता जाएगा। और फिर क्या होगा कि एक प्लेटफॉर्म से जुड़े रहने से ये हो जाता है कि हम टीचर लोगों से फैमिलियर हो जाते हैं। जैसे आपने भी आपकी जर्नी में देखा होगा कि एक टीचर से हमको पढ़ने में बहुत मजा आ जाता था, फिर उससे हाँ, वही कनेक्टेड होता हो है। जाए। मेरा भी यही मानना है कि हम देखते हैं कि कैसे यूट्यूब चैनल, जैसे कि बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं, मैं इतने यूट्यूब लाइव लेता हूँ, करते हैं, या फिर कोई टॉपिक का डिस्कशन होता है हमारा यूट्यूब, सारे बच्चों की एक ही क्वेरी होती है कि सर यूट्यूब प्लेटफॉर्म से पढ़े या कोई कोर्सेज लें, या फिर यूट्यूब से पढ़े तो क्या अलग अलग उससे पढ़े। इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, और मेरा तो मानना यही है, और जैसे कि मैं उनको बोलता हूँ हमेशा कि देखो, यूट्यूब पर प्लेटफॉर्म की जब मैं बात करूँ तो कई सारे प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, ठीक है, तो है। कई सारे प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर जो आपको हर तरीके की चीजें सिखाएंगे, बट यू हैव टू स्टिक विद द वन प्लेटफॉर्म। आपको किसी एक के साथ स्टिक रहना होगा, और वो भी मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि जहां से नॉलेज मिला वहां से बटोर लो, ये बात सही है, पर दिक्कत ये होती है ना, परेशानी बाद में आपकी होती है। किसी एक के साथ चल रहे हो आप, किसी एक फैकल्टी के आइडिया के साथ चल रहे हो, उसने आपके लिए आपका फ्यूचर देख के रखा है कि आपको किस तरीके से पहले ये करवाना, फिर ये, और उसी टाइम बिंग पे आप कुछ और करना स्टार्ट कर देते हो, कई और फैकल्टी की बात सुनकर, या फिर कुछ और। फैकल्टी सभी सही होते हैं, ध्यान रखें, बट किसी एक का प्लान फॉलो करोगे तो आप उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट कर पाओगे, राइट? तो मैं तो कहता हूँ, मतलब मैं सर ये नहीं कहता हूँ कि आप आईएफएस के प्लेटफॉर्म पर आइए, या फिर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाइए जहां पर भी आप जा रहे हो, बट एक सिंगल प्लेटफॉर्म आपको ये करता है कि थ्रू आउट योर जर्नी वो आपको गाइड करता रहता है, और आप उसके सोच के अकॉर्डिंगली आप परफॉर्म करते रहते हैं, ठीक है। अब मुझे किसी स्टूडेंट को, मैं आप क्या कर रहा हूँ सर, जैसे कि मैं यूट्यूब पे लेकर जाता हूँ, तो स्टार्टिंग में मैं कॉन्सेप्ट लेके जाता हूँ, फिर कॉन्सेप्ट के बाद में धीरे धीरे क्वेश्चंस लेकर जाता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा प्लान एज पर स्टूडेंट जर्नी और एज पर एग्जाम मेरा ये सेट होता है, ठीक है। अब कोई मेरा बच्चा आया, ठीक है, जब मेरे कॉन्सेप्ट के टाइम नहीं आया था, अब मेरे क्वेश्चन के टाइम वो आ रहा है, ठीक है, या फिर क्वेश्चन के टाइम नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट के टाइम था, तो फिर यहाँ जाके कॉन्सेप्ट यहाँ से पढ़ लिया, अब किसी और प्लेटफॉर्म पे जाकर कॉन्सेप्ट ही पढ़ रहा, तो उसके क्वेश्चन रह गए, और एग्जाम कैसे क्वालिफाई होगा? फिर वही होता है, किसी एक प्लेटफॉर्म से वो प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, और उसको पता है कि मेरे बच्चों से मैंने पहले ये करवाया है, अब मुझे ये करवाना है ताकि इनकी बेहतर रैंक आए, और अब मुझे ये परफॉर्म, वही तो। ठीक है। तो इस तरीके से होता है तो ज्यादा सही रहता है, मेरा ये मानना है। और मेरा यही मानना है कि सर कि जब हम प्लेटफॉर्म को चुन लेते हैं ना एज एन एस्पिरेंट, तो हमें ऐसे प्लेटफॉर्म को चुनना चाहिए
जो कि हमें नॉलेज दे रहा हो, मतलब कंसेप्ट क्लियर कर रहा हो। ओके उसके बाद उसी कंसेप्ट के ऊपर हमारे क्वेश्चन ले रहा हो, मतलब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहा हो। क्योंकि आपके एंट्रांस एग्जाम में, ना कि थियरी एग्जाम में, जहाँ पे ओके आप जितना ज्यादा आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट होता जाएगा। क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चन हमको एग्जाम हॉल में देखने को मिल हाँ जाते हैं। सही है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस से क्या होगा सर, मतलब मैंने बहुत बच्चों को देखा है, उनका क्या होता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस से वो डरते हैं, कि उनको ऐसा लगता है कि अगर मेरा गलत होगा तो मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ऐसा लगता है। बट लेकिन आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप अगर क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो वापस जाइए, उस क्वेश्चन कंसेप्ट को अच्छे से पढ़िए, फिर आके वो क्वेश्चन को समझिए कि इस क्वेश्चन में दिया क्या था। कभी कभी क्या होता है कि एक वर्ड के ऊपर क्वेश्चन को पूरा घुमाया जाता है ऐसे। ठीक ऐसे है। प्लेटफॉर्म को चुनिए जहाँ से ज्यादा आउटकम निकला हो, मतलब ज्यादा बच्चे उनसे क्लियर हुए हो एग्जाम। ओके उस वजह से होता क्या है कि वो फैकल्टी को अच्छे से पता रहता है कि हमको हाँ करना क्या है, हमारा प्लान एग्जीक्यूट हाँ करना क्या है। बिल्कुल सही बात है। तो आप आईएफएस के प्लेटफॉर्म पे आ गए हो, तो हमारे एस्पिरेंट को एक बार बता दो कि जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ तो मेरा गोल सेट है कि मुझे ये चीज़ें करवानी, बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें करानी, इनके एग्ज़ाम है, अपकमिंग एग्ज़ाम्स ये हैं, जैसे आईआईटी जैम है, गैट भी है, स्वेट पीजे, टिफर है, सबके लिए सब कुछ सेट करके रखा है। ठीक है, तो मेरे गोल्स क्या है, मेरे को अच्छी रैंक लानी है इंडियन एस्पिरेंट, ये सब चीज़ें मैंने अपने सेट कर रखी। आपका गोल क्या है इस प्लेटफॉर्म पर आकर एज एन टीचर ही बताइए। मेरा गोल की बात करूँ सर, तो मेरा गोल यही है कि जैसे मैं एग्जाम क्लियर हुआ हूँ, मेरा जी रैंक आया है, तो मैं ऐसा चाहूंगा कि मेरे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जितने भी जुड़े मेरे साथ, उन हम्म, सबका एग्जाम क्लियर हो जाना चाहिए। बस वो एग्जाम क्लियर होने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे क्लासेस पे आना पड़ेगा, जैसे हम बता रहे हैं उनको, तो बस उनको वही करना है सर। क्योंकि क्या होता है सर कि जब हम एमएससी, मतलब हाँ, हम प्लान बताएंगे, जस्ट फॉलो करना है हमें, हाँ सिर्फ उनको, फॉलो ही करना है। क्योंकि रिसोर्स भी हम ही बता रहे हैं कहाँ से पढ़ना है, यूट्यूब पर आ रहे हैं, हम करवा रहे हैं सारी मेहनत, सिर्फ उन्हें आना है, पढ़ना है सिर्फ। क्योंकि मैं सही हम बात है। कॉन्सेप्ट भी लेके जा रहे हैं, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा ओके रहे हैं, हम उनको डाउट सेशन भी ले रहे हैं। जैसे कोई टॉपिक हो हम उनको डेली पोल बेसिस पे भी दे रहे हैं, तो इस वजह से उनका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगा। और मेरा यही मानना है कि बच्चों ने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, एक प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना चाहिए, और ऐसे फैकल्टी को चूज करना चाहिए जो इन सब में बेहतर हो, जिनको ज्यादा ज्यादा एक्सपीरियंस हो। क्योंकि एक्सपीरियंस बेसिस पे ही हम मतलब जजमेंटल या प्लान एग्जीक्यूट कर पाते हैं। क्यों, ठीक है। तो एक ये अच्छी बात रही, मतलब सर आपसे सुनकर अच्छा भी लगा हमें। और बस यही है, बेस्ट विशेस हैं आईएफएस की साइड से और मेरी साइड से आपको, ताकि आपका गोल पूरा जो आपने सोच के रखा है वो प्रॉपर सेट रहे। तो डियर एस्पिरेंट, हमारी साइड से आई होप ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। और डेफिनेटली इसमें से कई बातें ऐसी हैं जो आपको सीखने को मिली होगी, और कई बातें ऐसी होगी जो आपको डेफिनेटली फायदा करने वाली है। और आपने प्रॉपर सुनी है, प्रॉपर उसका एग्जीक्यूट किया, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक अच्छा ही चांस लेकर आएगी, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगी। बहुत सारी बातें इसमें हमने ऐसी की हैं कि जो आपका करियर सेट करने में आपकी डेफिनेटली है। तो वैभव सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और मैं तो आपको वेलकम ही पहले भी किया है मैंने, और यहाँ पर इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, ताकि आप सारे एस्पिरेंट जो हैं हमारे, उनको बेहतर तरीके से एक नॉलेज दे पाएँ और अच्छे अच्छे एग्जाम्स को क्वालिफाई करवा पाएँ उनसे। तो डेफिनेटली थैंक यू फॉर कमिंग, और गाइस थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में। आई होप ये वाला पॉडकास्ट आपको डेफिनेटली आया होगा। और प्लीज डू लेट अस नो, कोई और पॉडकास्ट या किसी और गेस्ट को आपको बुलाना है चाहते हो आप, प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वेब पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय।